गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ दादी माँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये जो पाठ है ये एक कहानी है। इस कहानी में लेखक और उसकी दादी माँ के आत्मीय संबंधों की बातें बताई गई हैं। लेखक की जो दादी है वो स्नेह, दया और ममता की मूर्ति है और लेखक के परिवार को वही संभालती हैं उनके दादाजी के गुजरने के बाद। और वो पूरे परिवार को जब भी कठिन परिस्थितियाँ आई हैं उनका सामना करते हुए परिवार के ऊपर एक छाया के समान बनी रहती हैं। तो इस तरह से हम इस पाठ को पढ़कर इसके सारांश को याद करके पहले काम चल जाता था, लेकिन आजकल जिस तरह के प्रश्न पत्र बनकर आते हैं वो पाठ में से आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं। इनमें से विभिन्न प्रकार के शब्दों से संज्ञा या क्रिया या विशेषण या कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए इसका सिर्फ एक सारांश याद करने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज़ें ध्यान से समझनी पड़ेंगी, जब ही हमारा जो है काम चल पाएगा। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात, बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। यहाँ लेखक प्रारंभ में बताता है कि मुझे इतने वर्षों के बाद भी मेरा मन जो है कभी कभी अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ लेखक जो है अपने मित्रों के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो सामने उसकी तारीफ़ करते हैं लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक जो है सोचता है कि मैं अब इन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होगा ही क्या। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन तभी जो है लेखक की कल्पनाओं में एक और दृश्य आता है। वो अपनी दादी माँ को याद करते हैं और दादी माँ को याद करने के साथ साथ और क्या क्या यादें आती हैं वो देखिए। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। लेखक को लगता है कि जैसे कवार के दिन आ गए। कवार जो है एक देसी महीना है, जैसे हमारे अंग्रेजी में जनवरी फरवरी होते हैं, इसी तरह से देसी महीनों में भी चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन ये होते हैं। इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही हिलोरे ले रहा है। तो कंवार के दिनों को याद करता है लेखक और बताता है कि किस तरह उसके गांव के चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता था और पानी के साथ साथ क्या क्या होता था देखिए। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे थे। तो यहाँ जो शब्द आए हैं मोथा, साई की अधगली घास, घेऊर, बनप्याज, ये जो है विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। इनमें से कुछ जंगली पौधे हैं तो कुछ पानी वाले पौधे हैं। ये सारे जो है इस पानी के साथ बहकर एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और जब सूरज की तेज़ गर्मी उनके ऊपर पड़ती थी तो वो एक तरह से सड़ जाते थे और सड़कर एक अजीब सी दुर्गंध पैदा करते थे। लेकिन जो ये बच्चे हैं ये इसमें कूदते थे और उसी चीज़ को लेखक याद करता है। आगे देखिए। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। फिर लेखक जो है अलग अलग मौसमों की बात बताता है कि किस मौसम में क्या क्या होता है, क्या मिलता है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ यानी जून जुलाई, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, अगहन यानी नवंबर और दिसंबर, गुड़ न मिले दुख नहीं। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। चैत मतलब मार्च अप्रैल, देसी जो माह हैं वो चैत से ही शुरू होते हैं।
पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कहते हैं कि ये जो बाकी के महीने इन्होंने बताए हैं कि आषाढ़ में आम ना मिले कोई बात नहीं, अगहन में चिवड़ा ना मिले या चैत्र में लाई के साथ गुड़ ना मिले तो किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन कंवार के महीने में इस जलाशय में कूदने को ना मिले तो ये लेखक को अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी इसको लेखक को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। लेखक जो है उस झाग भरे पानी में सिर्फ 2-3 दिन ही कूद पाया था, तभी वो बीमार पड़ जाता है। तो क्या कहता है कि 2-1 दिन ही कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। लेखक को जो थोड़ी सी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अगर बीमारी होती है तो लेखक को अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे। अब जैसे छोटा प्रश्न हो तो हम ये बना सकते हैं कि लेखक का बुखार जो है वो कितने बजे उतरा, तो आंसर क्या होगा, 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। यानी वहाँ ये था कि छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी उस झाग भरे पानी में ही नहाते थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ और पानी था ही नहीं, साफ पानी, उसी पानी में सब कुछ होता था। और जब गंदे पानी में नहाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन तो होगा, बीमार तो होंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ तो लगेंगी ही लगेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, किनारीदार नहीं, किनारीहीन धोती। किनारीहीन यानी जिस पर किनारी ना है, नहीं है, किनारी जिस पर नहीं हो। तो दादी ने जो धोती पहन रखी थी वो किनारीहीन थी, अर्थात उस पर किनारी नहीं थी। सन से सफ़ेद बाल, और जो दादी के बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे। सन से सफ़ेद, दादी के बालों की तुलना किससे की गई है, सन से। प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये हो सकता है कि दादी ने कैसी धोती पहन रखी थी, किनारीहीन। दादी के बाल कैसे थे, सन जैसे सफ़ेद। सन से सफ़ेद बालों के सिरे पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। तो जब दादी जो आती है तो वो नहाई है, साथ में सिर भी धोया है, तो सिर धोने के बाद बालों के जो लास्ट में पानी की जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, क्योंकि लेखक बीमार थे, सोए हुए थे, तो वो नहा धोकर जैसे ही आती है तो सबसे पहले क्या करती है, लेखक के माथे को छूकर देखती है, उसके पेट को छूकर देखती है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। और लेखिका जो दादी माँ जो है वो किसी शक्तिधारी चबूतरे से मिट्टी लाई है, और वो मिट्टी जो है वो लेखक के मुंह में डालती है और थोड़ी सी माथे पर लगा देती है। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती है, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी जो है एक मसाला है। 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान लगाती, और दिन में कई बार हाथ लगा कर स्पर्श करके उसके माथे का देखती कि कितना बुखार है हांडी में। और इसके साथ साथ वो क्या क्या देखती थी कि हांडी में पानी आया कि नहीं आया, उसे पीतल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिली तो है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। अर्थात वो इतना ख्याल रखती थी लेखक का कि किसी तरह के उसके काम में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हजारों प्रकार के प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। दादी को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। जो इनकी दादी जी थी उनको कई प्रकार की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम,
सरनाम यानी सनीपात, ये भी बीमारी होती है। निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, यानी दादी को पता चल जाता, हाथ लगाकर छूकर बुखार के चेक करके वो हाथ से बता देती थी कि इसको कौन सी बीमारी है। महामारी और विषुचिका, विषुचिका क्या होती है? हैजा, जो कि गंदे पानी से ही फैलता है। विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, लवंग यानी लौंग, और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक जो है अपनी दादी को याद करता है, उनके दादी के जो बीमार होने के बाद उनकी सेवा की जाती थी उनकी दादी के द्वारा, उसको याद करता है और फिर वर्तमान में लौट आता है कि बुखार तो मुझे अब भी होता है, लेकिन वो बातें नहीं होती। तो क्या होता है देखिए, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक का जो है थोड़ा थोड़ा बुखार उसके अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह का बुखार आए कि जिसमें सेवा करने के लिए दादी ना हो। तो ऐसा बुखार लेखक को नहीं चाहिए। फिर जो है लेखक याद करते हैं अपने किशन भैया की शादी के दिन को। क्या हुआ था चलिए देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा दिन जैसे उसने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन का अर्थ है कि ऐसा पारिवारिक उत्सव या त्योहार जिसमें जो है सगे संबंधियों की उपस्थिति जरूरी हो। तो दादी माँ कहती है कि बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ को लगता था कि अगर वो स्वयं काम नहीं संभालेगी तो कोई भी काम नहीं होगा। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, लेकिन पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कोई काम होता भी नहीं था। देरी हो जाएगी लेकिन उनकी उपस्थिति जरूर चाहिए उस काम के लिए। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो एक बार लेखक क्या होता है बाहर से आया और उसने देखा कि दादी माँ जो है किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। तो किस पर गुस्सा हो रही थी दादी? रामी की चाची पर। प्रश्न ये भी बन सकता है कि दादी किस पर गुस्सा हो रही थी? तो आंसर क्या होगा? रामी की चाची। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद आज ही देने होंगे। धन्नो यानी रामी की चाची का नाम है ये। तो धन्नो से क्या मांग रही थी दादी? उन्होंने दादी माँ ने जो है वो रुपए धन्नो को उधार दे रखे थे, वो वापस मांग रही थी। और बल्कि रुपए नहीं, मैं सूद का मतलब है ब्याज, कि जैसे पैसे दे दिए वो पैसे ना लौटाए जब तक तो उसके लिए ब्याज लगता है, और वो ब्याज उनसे मांग रही थी वो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। नाक रगड़ती एक मुहावरा है। किसी ने एक पाई भी न दी थी। एक पाई, ये उस समय की बात है। अब जो है रुपया पैसा इनसे तो हम परिचित हैं, लेकिन पाई से बच्चों शायद परिचित नहीं होगे तुम लोग। तो पाई क्या होती है? रुपए का 192वां हिस्सा होता है। रुपए का क्या? 192वां हिस्सा। जैसे 1 रुपया जो होता है उसमें 16 आने होते हैं, या 1 रुपये में 64 पैसे होते हैं, या 1 रुपये में 192 पाई होती हैं। यानी पाई जो है रुपये का 192वां हिस्सा, यानी कितना कम राशि थी ये, लेकिन फिर भी वो लोग उस समय नहीं दे पाते थे।
अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ जो है रामी की चाची को गुस्सा कर रही है कि तूने जब उधार लिया था और अब तुम उसको वापस दे नहीं रही है तो कब देगी। वो जब बहाने मारती है कि भाई फसल कटने पर दूंगी, तो दादी माँ उसे गुस्सा करती है कि लेते टाइम तो ऐसा नहीं था और देते टाइम ऐसे कह रही है कि फसल उगेगी तब दूंगी या फसल कटेगी तब दूंगी। तो फसल तो वर्ष में एक बार ही कटती है और वो कट चुकी, तो दादी माँ इस तरह से उसको गुस्सा करती है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। जो रामी की चाची है वो दादी के पैर छू लेती है और वो उसे अपनी स्थिति बताती है कि मुझे और पैसे चाहिए क्योंकि मेरे घर में बेटी की शादी है और मैं आपका पहले वाला पैसा अभी नहीं दे सकती। हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। तभी जो है लेखक का प्रवेश होता है और लेखक को लगता है कि मुझे इसके बीच में बोलना चाहिए और मुझे इस जो अप्रिय प्रसंग है यानी ये वार्तालाप जो चल रहा है इसको हटाने की ज़रूरत है। लेकिन वो भी यहाँ डांट खाते हैं। दादी माँ क्या कहती है, चल चल, चला है समझाने। जब लेखक कहता है कि भाई दादी माँ जाने दो, ये बेचारी गरीब है, दे देगी, तो दादी माँ उसे डांटती हुई क्या कहती है, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। तो लेखक जो है चुपचाप आंगन की तरफ चले जाते हैं। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। इस प्रसंग को मतलब इस बातचीत को। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। तो तभी जो है लेखक को कौन मिलता है, रामी की चाची। वह दादी माँ को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल भाव से कहा, विहल मतलब भावुकता से, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उरीन हो गई मतलब ऋण मुक्त हो गई। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 5-10 के लिए जग हसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो दादी माँ आकर जो है वो पीछे का कर्ज माफ़ कर जाती है और ऊपर से 10 रुपये दे जाती है उसको, ताकि धन्नो की बेटी की शादी अच्छे से हो। यानी दादी माँ की उदारता देखिए, कहाँ तो एक पाई की बात चल रही थी और कहाँ अब 10 रुपये देगी है। ना उसने पहले का मूल लिया, ना उसने ब्याज लिया, वो सब माफ़ कर दिया और ऊपर से उसको 10 रुपये और दे दिए। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह की दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय होता था, यानी नाटक होता था। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक सभी दृश्य दिखाए जाते और सभी पार्ट औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दीदी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। लेखक जो है वहाँ से बचकर कहाँ भाग गया, अपनी दादी माँ के पास भाग गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े होते तो अभयदान मिल जाता। अभयदान यानी निर्भय करना। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है,
परिस्थितियों का वात्याचक्र बवंडर या आंधी जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। यहाँ लेखक याद करते हैं कि कैसे उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी और उसके दादाजी की मृत्यु के बाद परिस्थितियाँ कैसे बदल गई, उनको याद करते हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने स्वयं उन्हें धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। उसे जो है संसार, दादी माँ को संसार बड़ा झूठा लगता था, क्योंकि दादाजी हमेशा कहते थे कि पहले मैं नहीं मरूंगा, पहले तू मरेगी, फिर मैं मरूंगा। लेकिन हुआ क्या कि दादाजी पहले मर गए, तो इसलिए दादी जी को जो संसार था वो धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुर मुत्ते एक पौधा होता है, मशरूम जिसको बोलते हैं, खुम्बी जिसको बोलते हैं, वो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाते हैं एक जगह पर। तो इससे तुलना की गई है, इसकी उपमा दी गई है कि कैसे जो है उसके दादाजी के मरने के बाद सभी लोग कैसे उनके पास आने लग गए और कर्ज मांगने लग गए। मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोनों वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। फिर वो अपनी दादी को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं कि किस तरह उसकी दादी बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा, दादी माँ की तरफ देखा और बोले। तो दादी माँ क्या कहती है, क्या है, पूछ। फिर लेखक कहता है, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पीछे के बाकी हैं। वे रोने से हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। यानी दादी जी जो है वो दादा की जो धरोहर थी उसे दे देती है। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, यानी इसे संभाल कर रखा है। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब देख लेते थे बेटे। अर्थात ये जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं ये सभी चीज़ें सोच कर रखते हैं और अपनी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को संभाल कर रखते हैं कि कभी जो है विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएंगी तो उस समय इन चीज़ों को हम प्रयोग कर सकते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगती। धुंधली छाया विलीन हो गई मतलब गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गई थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने आप से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो इस तरह से लेखक जो है इस कहानी में विभिन्न प्रकार की बातें याद करता है, अपनी दादी से जुड़ी हुई बातें याद करता है, कंवार के दिनों के उस झाग भरे पानी को याद करता है, किशन भैया की शादी का बातें याद करता है और धन्नो चाची को याद करता है। और इस तरह से ये कहानी हमने आज पढ़ी।